हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट क्रिकेट। आज हमारे साथ है अमर उजाला के पूर्व कप्तान सुमित सिंह। तो सुमित जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले चौथे टेस्ट के विश्लेषण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दर्शकों का आपके लिए है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि भारत फिर वही गलती करेगा और एक टर्निंग पिच बनाएगा या फिर वो सुधार करेगा? नहीं, मैं इसको गलती नहीं मानता हूँ। बेसिकली इंडिया की जो ताकत है वो स्पिन अटैक है, और जैसा कि आप देखते होंगे किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो वो होम एडवांटेज जरूर लेता है। चाहे इंग्लैंड में आप हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, और चाहे आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर कंट्री अपने अकॉर्डिंग पिच बनाती है। हाँ, जो रही तीसरे टेस्ट मैच की गलती, तो उसमें गलती सिर्फ उनकी पहली इनिंग थी। पहली इनिंग में वो इतना पिछड़ गए कि वो मैच में दोबारा कभी वापसी के लायक बचे ही नहीं। और होपफुली मुझे तो यही उम्मीद है कि चौथे टेस्ट में भी आपको स्पिन विकेट ही मिलेगी, टर्निंग विकेट ही मिलेगी, जिससे कि इंडिया WTC में जगह अपनी बना पाए ये टेस्ट मैच जीत के। इसलिए कोई नया एक्सपेरिमेंट इंडिया नहीं करने वाली है। इस पे मेरा एक सवाल आपसे यह था कि हम मान रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि पिछले कई सालों से हमारे भारतीय स्पिनर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पर क्या हमारे भारतीय बल्लेबाज स्पिन खेलना भूल गए हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उन्हें रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं उनमें खेलना चाहिए ताकि उन्हें आदत लगे इन ट्रैकों पे खेलने की, और हमारी स्थिति इस तरीके से ना हो कि ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो स्पिन के लिए नहीं माना जाता है वो हमें 9 विकेट से हरा जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे जो कुछ खिलाड़ी हैं उनको हम देश से बड़ा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसमें आप देखेंगे तो अगर मैं इस पैड की बात करूं तो इसमें श्रेयस अय्यर, और अगर आप कुछ चुनिंदा प्लेयर को छोड़ दिए तो बाकी सब स्पिन के खिलाफ कंफर्टेबल कभी रहे ही नहीं। अगर मैं सेकंड ऑप्शन आपको बोलूं तो कुछ हद तक इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने अच्छा खेला है। विराट कोहली एक टच में आते हैं पर वो अपना विकेट थ्रो कर देता है कहीं ना कहीं। उन्हें भी जरूरत है कि अपने जो विकेट की वैल्यू को बनाना पड़ेगा, उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो तीनों टेस्ट के 6 पारियों में चेतेश्वर पुजारा ने बहुत अच्छा नहीं खेला, लेकिन जब उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया तो टर्निंग विकेट पे तीसरे दिन जहां कोई बल्लेबाज नहीं टिक पा रहा था तो वहां अकेले उन्होंने 75 रन बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी विकेट पे खेल सकते हो, बस आपको ये होना चाहिए कि आपको खेलना कैसे है। नाथन लियोन का अगर आपने देखा होगा, नाथन लियोन ने क्या किया कि अभी तक उन्होंने पिछले 2 मैचों में बहुत फीके रहे, लेकिन जैसे ही मिचेल स्टार्क की एंट्री हुई और लेफ्ट आर्म से आकर के उन्होंने पिच पे एक क्रैक क्रिएट किया, उस क्रैक का कैसे लाभ उठाना वो नाथन लियोन ने सबसे अच्छा उठाया। और आप अगर विगत कई वर्षों से जोड़ी देखेंगे तो जिस मैच पे मिचेल स्टार्क नहीं खेलते हैं वहां पर नाथन लियोन को हमेशा दिक्कत आई है, क्योंकि जो नाथन लियोन के लिए जो एक क्रैक क्रिएट करते हैं, जो एक पिच में रफ पैदा करते हैं मिचेल स्टार्क, उसका फायदा अगर कोई उठाता है तो वो सबसे बेस्ट दुनिया में नाथन लियोन है, क्योंकि नाथन लियोन का टिप्पा अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। जी, आपने बहुत ही अच्छे से इस बात का विश्लेषण किया। हमारे पास समय का अभाव है तो हम दूसरे प्रश्न पे जाना चाहेंगे। तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ऋषभ पंत के चोटिल होने के कारण हम श्रीकर भरत के साथ आगे बढ़े, परंतु पिछले तीनों मैचों में हमने यह देखा कि उनकी बल्लेबाजी एवरेज भी नहीं कह सकते हैं, हम बिलो एवरेज है। तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम को किसी और विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि इस स्क्वाड में ईशान किशन है, या फिर क्या हमें KL राहुल को एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज देखना चाहिए, या फिर हमें श्रीकर भरत को एक और आखिरी मौका देना चाहिए? मैं आपकी बात को एक एक करके बताऊंगा। जैसे KL राहुल की आपने बात की, टेस्ट मैच में इस तरह के एक्सपेरिमेंट को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि टेस्ट मैच में खासतौर पे जब इंडिया में टेस्ट होता है तो उसमें विकेट कीपर की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि विकेट पे जो बाउंस होता है वो वेरिएबल बाउंस होता है, कभी ऊपर रहेगी, कभी नीचे रहेगी, कभी तो जो परमानेंट कीपर होगा वही कर पाएगा। अदरवाइज जो चांसेस भी क्रिएट होंगे तो वो चांसेस वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे, तो इंडिया जो एक अच्छी स्थिति में जा सकती है वो और बेकार स्थिति में पहुंच जाएगी। तो मैं इस राय से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सेकंड, अगर हम बात करें तो देखिए श्रीकर भरत के ऊपर साफ दिख रहा है कि भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए वो अपने नेचुरल गेम को छोड़कर ओवर एक्साइटमेंट में आउट हो रहे हैं। आप उनकी जितनी भी पारी देख लीजिए, एक उनका जो नॉट आउट 23 रन की पारी थी, अगर उसको आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितनी पारी थी उनमें वो शॉट मारते हुए आउट हुए हैं। कभी भी आप देखेंगे तो शॉट मतलब गेंद जैसे ऊपर की गेंद है या कहीं है तो वो हर गेंद को स्वीप करने जा रहे हैं स्पिनर को।
इसमें 3 इनिंग में उनके ग्लव्स लग के, आप देखेंगे ग्लव्स से लग के वो आउट हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर इसी टेम्परामेंट के साथ खेलना है तो, और अगर टीम ने यही रोल डिसाइड किया विकेट कीपर बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल से जो नेचुरल हिटर है ईशान किशन, उसको चांस देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीम अभी श्रीकर भरत के साथ ही जाएगी। आपने कहा कि नेचुरल विकेट कीपर ईशान किशन को हमें सपोर्ट करना चाहिए अगर हमें एक अटैकिंग विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, पर कहीं ना कहीं ईशान किशन की विकेट कीपिंग पे सवाल उठते आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें हमें वक्त देना चाहिए अपनी विकेट कीपिंग इम्प्रूव करने के लिए, या फिर वो अब इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं भारत के लिए टेस्ट में? अगर आपको ध्यान होगा, मैं आपको ज्यादा नहीं 1 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब टीम में रिद्धिमान शाह और ऋषभ पंत हुआ करते थे, तो मैं जब इंडिया में मैच होता था तो रिद्धिमान शाह खिलाया जाता था, और जब विदेशों में मैच होता था तो ऋषभ पंत को खिलाया जाता था, यही कहते हुए कि विकेट कीपिंग खराब है। लेकिन जब धीरे धीरे मौका दिया गया तो ऋषभ पंत ने अपनी विकेट कीपिंग में कुछ हद तक सुधार किया और बैटिंग से इंडिया को मैच जिताना शुरू किया, जिसके बाद उनकी जो विकेट कीपिंग के कुछ दोस्त थे वो छुपने भी लगे। तो अगर हमें एक विकेट कीपर का रोल हमने डिसाइड ही कर दिया है कि हमें विकेट कीपर ऐसा चाहिए जो नीचे आके 40 गेंद पे 50 रन टेस्ट मैच भी मार दे, तो मेरे ख्याल से आप नेचुरल हिटर, मैं बार बार कह रहा हूँ नेचुरल हिटर ईशान किशन को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो गेम है, जो शैली है, वो तेज खेलने की है। पर अगर आप श्रीकर भरत की बात करेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट और बाकी चीजें आप अगर कैरियर का लिस्ट कैरियर का देखेंगे तो 40 to 50 है। दैट मीन्स वो बहुत तेज खेलने में विश्वास नहीं रखते, पर उनको जो रोल दिया जा रहा है इससे वो अपना नेचुरल गेम बदल के हिट करने के लिए जा रहे हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज। अदरवाइज श्रीकर भरत एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, अगर घरेलू औसत आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, पर रोल चेंज कर देने की वजह से परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ पा रही है। तो मेरे ख्याल से अभी श्रीकर भरत को ये चौथा टेस्ट भी देना चाहिए। अच्छा जी, तो हमारे सबसे ज्यादा चढ़ते आजकल बल्लेबाज हैं अक्षर पटेल। उनका प्रदर्शन कोई इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि रोहित शर्मा के बाद, या रोहित शर्मा से भी अच्छा रहा है बल्लेबाजी में, कम से कम इस सीरीज में। परंतु सबका यही मानना है कि गेंदबाजी में उनका बहुत ही कम या गलत उपयोग किया जा रहा है। और हम सबको याद है कि पिछले साल उन्होंने अहमदाबाद में क्या करके दिखाया था। तो आपको क्या लगता है कि हम फिर अहमदाबाद जा रहे हैं तो वहां पे उनका बेहतर उपयोग होगा, या अगर हमें उनकी गेंदबाजी नहीं चाहिए तो क्या हमें एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को खिलाना चाहिए? नहीं, मेरा ये मानना है कि जैसे आपने पूर्व परफॉर्मेंस की बात की, तो पूर्व परफॉर्मेंस को मद्देनजर देखिए रखा जाता है, पर अगर आप इस सीरीज में देखेंगे तो अगर हम तीसरे टेस्ट मैच को छोड़ दें तो जब भी गेंद रविंद्र जडेजा और अश्विन की तरफ फेंकी गई है तो उन्होंने टीम को विकेट निकाल के दिए हैं। ऐसी स्थिति में ये कह देना कि अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, यह उचित नहीं होगा। जितना मुझे याद है कि जब सेकेंड टेस्ट मैच में विकेट नहीं गिर रहा था तो अक्षर पटेल को बॉल दी गई थी और उन्होंने विकेट निकाल के दिया था। और जब भी चेंज के रूप में आपको मैं बताऊं, जब भी 2 से ऊपर स्पिनर खेलते हैं तो उसमें शुरू से ही ये रहा है। अगर आपको याद होगा तो एक जयंत यादव एक ऑफ स्पिनर थे जिनको भी विकेट मिलता था, पर क्या होता था कि वो भी कहीं ना कहीं अंडरडॉग की तरह हो जाते थे। क्योंकि जब भी 3 स्पिनर है तो आपको देखिए जो आपके मुख्य बॉलर हैं आपको उनकी तरफ जाना पड़ेगा। सचिन, सहवाग और गांगुली और गौतम गंभीर एक समय 4 ओपनर एक टीम में आपके होते थे, तो चारों को ओपन नहीं कराया जा सकता था। सहवाग और सचिन को इसीलिए कराया जाता था क्योंकि वो परफेक्ट थे। तो इसी तरह आपके लिए इस समय सहवाग और सचिन की भूमिका निभा रहे हैं आपके जडेजा और अश्विन, जो कि विश्व के नंबर 1 और नंबर 2 ऑलराउंडर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल को ड्रॉप करना चाहिए। कहीं ना कहीं बॉलिंग से भी 1-2 विकेट लेके आपको दे रहे हैं, और बैटिंग तो इस समय वो, अगर मैं ये कहूँ कि रोहित शर्मा को छोड़ के बाकी सबसे अच्छी कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं होगी ये कहने में। आपने ये कहा तो आपकी बातों से मुझे याद आया कि इस भारतीय टेस्ट टीम में हमें कोई राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण नहीं दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए भारतीय टीम को कि वह इस दौड़ से गुजरे? मेरे हिसाब से भले हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंच जाते हैं, पर ये भारतीय क्रिकेट और पर्टिकुलरली भारतीय टेस्ट क्रिकेट का बहुत ही बुरा दौर है, क्योंकि बल्लेबाजों के रूप में हम पूरी तरह से विफल रहे हैं। और ये पिछले 1 साल की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है, और हमें कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है जिसे देख के हमें लगे
कि हाँ ये हमारा टॉप 5 है, ये हमेशा हमें हर मैच जिताएगा। हम हमेशा लोअर मिडिल ऑर्डर या किसी भी कभी कभी गेंदबाजों के दम पे मैच जीतते आए हैं। ये हमेशा नहीं चलेगा। ये चीजें आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं जिता पाएंगी। देखिए, जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ अपने घर में स्क्वाड को देखता हूँ तो रोहित शर्मा आपको रखना पड़ेगा। सेकंड ओपनर की जरूर समस्या रही है, तो सेकंड ओपनर के तौर पर मेरा अपना मानना है यंग होने के कारण कम से कम शुभमन गिल को मौका अभी देना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल ने हाल ही में 2 दोहरे शतक भी मारे हैं। टेस्ट में भी उन्होंने, T20 में भी उन्होंने सेंचुरी मारी है। तो इन सबको देखते हुए अभी शुभमन गिल को करंट फॉर्म को देखते हुए रखना चाहिए। फर्स्ट डाउन जहां बात रही चेतेश्वर पुजारा की, तो अभी तक अगर हम बात करें तो चेतेश्वर पुजारा कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि राहुल द्रविड़ बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता को उन्होंने रखा है, तो पुजारा को अभी हम नहीं हटा सकते। और 4th नंबर पे जैसा कि आप जानते हैं विराट कोहली है। विराट कोहली को उनका अगर आप वनडे और T20 का हालिया फॉर्म देखेंगे तो वो भी काफी बेहतर है, तो मेरे ख्याल से अभी कोहली को भी रखना चाहिए। जो असली बात फंसती है वो फंसती है आपके आगे 3rd डाउन, जो कि आप कह सकते हो इस समय सौरभ गांगुली की पोजीशन हुआ करती थी। तो मेरा अपना मानना है कि रणजी सीजन में कई प्लेयर लगातार कंसिस्टेंट अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो इसमें मैं सबसे पहला नाम लूंगा सरफराज का। सरफराज का नाम मैं इसलिए लूंगा कि उन्होंने रिसेंटली अभी 2 तिहरे शतक मारे हैं रणजी सीजन में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरे घरेलू सीजन में उनका एवरेज सर डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरे नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम सिलेक्शन में गड़बड़ी हो रही है। ये हमारी सिलेक्शन कमेटी को सोचना पड़ेगा कि जो रणजी में अच्छा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट कर रहे हैं तो हमें उन्हें लेकर के आगे जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, पर्टिकुलर किसी नेशन के लिए खेल रहे हैं। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो श्रेयस अय्यर, अगर इंडिया में बात हो रही है, अगर इंडिया में टेस्ट मैच है तो मैं श्रेयस अय्यर के साथ जाना पसंद करूंगा। और इंडिया मतलब सब कॉन्टिनेंट, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अगर सब कॉन्टिनेंट में मैच है तो हमें हर हालत में श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि इस पूरे 11 में अगर स्पिन सबसे अच्छी कोई खेलता है तो वो श्रेयस अय्यर है। बाकी विकेट कीपर की जहां तक बात रही, मैंने आपको भी बताया जैसा कि अभी इतनी जल्दी श्रीकर भरत को हटाना गलत होगा, इसलिए मेरा ये मानना है कि इस मैच में श्रीकर भरत को रखना चाहिए। रेस्ट लोअर और टेल हमारी अच्छा कर ही रहे हैं। अगर फास्ट बॉलिंग की भी बात करें तो मोहम्मद सिराज, आपने देखा रिसेंटली वो वनडे में नंबर 1 हो चुके हैं। और मोहम्मद शमी की फॉर्म किसी छुपी नहीं कि टेस्ट में वो क्या कर सकते हैं। बाकी तीनों स्पिनर तो अपने वर्ल्ड क्लास है इस समय। आपको क्या लगता है रहाणे को टीम में वापस लाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जब तक अगर आप इनको देखेंगे तो इस रणजी सीजन में भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिसके कारण हम रहाणे की बात भी करें। रहाणे की बात करना भी इस समय अशोभनीय लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरे रणजी सीजन में एक शतक तक नहीं मारा है। अगर आप इसकी जगह यशस्वी जायसवाल के बारे में मुझसे पूछे होते तो शायद मैं इससे अच्छा उत्तर दे पाता। उनसे अच्छा प्रदर्शन मयंक अग्रवाल ने किया है, उनसे अच्छा प्रदर्शन आपके अभिमन्यु ईश्वरन हैं, और एक आपके और प्लेयर हैं, क्या नाम है उनका, जो इंडिया खेल भी चुके हैं, मनीष पांडे ने किया है। तो अभी हम रहाणे की बात नहीं कर सकते, और मुझे लगता है जिस फॉर्म में रहाणे इज पास्ट। विराट कोहली का हालिया फॉर्म बहुत खराब है, तो सरफराज खान बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो आपको क्या लगता है कि एक मौका सरफराज खान को देना चाहिए उनकी जगह, रहाणे की जगह, कोहली की जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर कोहली की जगह आप कह रहे तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उनकी जगह अगर टीम में बनती है तो आप ये देखेंगे कि किसी भी बैट्समैन को आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, 3 प्लेयर को आप उनके अनुभव के आधार पर भी टीम से आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आपके लिए ये एक तरह से सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मानता कि विराट कोहली की जगह सरफराज अहमद खिलाना चाहिए। सरफराज अहमद अच्छे प्लेयर हैं, उन्हें अगर आपको खिलाना है तो अदर ऑप्शन की जगह खिलाएं। आपसे बातचीत के दौरान ही हमें पता चला कि क्रिकेट के गलियारों से खबर आ रही है कि स्टीव स्मिथ ने पिच का विश्लेषण किया और उन्होंने यह बोला है कि अभी तक 3 टेस्ट मैचों से फ्लैट पिच मिल रही है उनको इस टेस्ट मैच में। तो आपको क्या लगता है इस बात में कितना दम है, और क्या भारत ने ये गलती की है फ्लैट पिच बना के?
देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अहमदाबाद का जो इतिहास रहा है, इतिहास तो यही कहता है कि उसकी पहली पारी में एक एवरेज स्कोर की अगर आप बात करोगे तो 400 है। सेकंड इनिंग जो होती है क्रिकेट की, उसमें एवरेज स्कोर आज तक का अहमदाबाद का 300 है। थर्ड जो पारी होती है उसमें जाकर के वो एवरेज हो जाता है 150 से 200 के बीच में, और लास्ट इनिंग में यानी चौथी पारी में वो औसत हो जाता है 70 से 80 के बीच में। तो मेरा अपना ये मानना है कि विकेट टर्न करेगी। जैसा आपको याद होगा, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था यहाँ पे, और उस मैच में अक्षर पटेल ने क्या किया था, वेरी फर्स्ट डे से बॉल को घुमाई थी। देखिए, बात ये नहीं है कि आप कितनी टर्निंग विकेट बनाते हो, बात ये है कि आप पे टप्पा कहाँ पड़ता है। अगर आप देखेंगे लास्ट टेस्ट मैच की अगर हम बात कर लें, तो किसी ने भी ये रिपोर्ट नहीं दी थी कि वो पहले दिन से टर्न करेगी। सबने कहा था कि फर्स्ट डे बैटिंग विकेट है। और जब आप किसी भी स्पिनर को बॉल को घुमाने का मौका देते हो, जो कि इंडियन बैट्समैन ने किया था, कुनैनन को आप देखेंगे तो उन्होंने चार्ज करने के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हुए, और आप देखेंगे तो अगले ही इनिंग में भी शुभमन गिल का जो शॉट था वो नथिंग शॉट था, क्योंकि टीम अंडर प्रेशर थी, आप वहां पार्टनरशिप लगानी थी। मेरा अपना मानना है कि जब जब इंडिया ने एक अच्छी पार्टनरशिप की, तो कहीं ना कहीं जब लूज करते थे तो एक रफ शॉट पे विकेट से बहुत कुछ नहीं हो रहा था, उनका टेम्परामेंट लूज होता था, तब वो आउट होते थे। आपको क्या लगता है स्टीव स्मिथ की कैप्टेंसी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम में नया जोश भर दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, बात सिंपल सी इतनी है कि टीम वही थी, इंडिया ने खराब खेला, टीम वही थी, ऑस्ट्रेलिया तब भी पीछे लगी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में अगर आप देखेंगे तो 200 का आंकड़ा नहीं छुआ है, अभी तक उसने 200 का आंकड़ा छूने में उसको बहुत मुशक्कत हुई। ऐसा नहीं कि स्टीव स्मिथ की कप्तानी में वो आए और उन्होंने 304 रन बना दिए, लेकिन इंडिया ने इतना औसत खेला, 109 रन बनाए, उसके एवरेज में उन्होंने 197, 182 जो भी बनाए, तो कम से कम उनको एक लीड दे दी इंडिया को। तो आप देखेंगे कि उसी लीड की वजह से हारे। अगर 160-63 रन 163 रन इंडिया ने बनाए थे सेकंड पारी में, अगर वो टारगेट चेस करना पड़ता है 163 पूरा अगर ऑस्ट्रेलिया को, तो सिचुएशन कुछ और होती है और मैच का रिजल्ट कुछ और होता। तो ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा नहीं खेला, स्टीव स्मिथ कप्तानी ने अच्छा नहीं खेला, इंडिया ने बुरा खेला। आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। समय का अभाव है, इसलिए हम यह सेशन अभी यहीं बंद करेंगे, पर हम आशा करते हैं कि आगे भी हम यहाँ पर अपना समय देते रहेंगे और हमारे इस कार्यक्रम में हैप्पी होली सर, आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं।